हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक क्लास को देखना है। कल हम क्लास नहीं ले पाए किसी कारण वजह से, इसलिए दोनों क्लास साथ में ले रहे 27 और 28 फरवरी की। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ओपन के एकल पुरुष का खिताब किसने जीता है? डेलिबोर स्ट्रासिन चेक गणराज्य, यानिक सिनर ने, कैरन जैकविट ने और कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता भाई? तो डेलिबोर स्ट्रासिना ने जीता है, जो कहाँ के भाई? चेक गणराज्य ने। कौन है भाई? चेक गणराज्य के हैं। और यानिक सिनर और कैरिस जैकविट ने भी अभी चेन्नई ओपन जीता। चेन्नई ओपन किसने जीता भाई? कैरिस जैकविट ने। और चेक गणराज्य के डेलिबोर स्ट्रासिना ने अमेरिका के बैडन हॉल्ट को हराकर महाराष्ट्र ओपन का खिताब क्या जीत लिया है। फाइनल में महाराष्ट्र के पुणे शहर में खेला गया महाराष्ट्र ओपन टेनिस प्रतियोगिता एटीपी वैलेंजर प्रतियोगिता है। डेलिबोर स्वेरिज ने 2025 महाराष्ट्र ओपन जीतकर अपना पहला एटीपी चैलेंजर खिताब जीता है। जीवन और विजय सुंदर ने, भारतीय जोड़ी ने, भारत में 2025 का महाराष्ट्र ओपन युगल खिताब जीता। तो ओपन युगल खिताब है वो भारतीय जोड़ी ने जीता है, जीवन और विजय सुंदर ने। ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई, नोट कर लेना। भारत में 2025 एटीपी चैनल प्रतियोगिता में देख लो, चेन्नई ओपन 2025 फ्रांस के कैरिन जैकविट ने जीता। किसने जीता भाई? भारत का चेन्नई ओपन एकल फ्रांस के कैरिन जैकविट ने, और दिल्ली ओपन फ्रांस के कैरिन ब्रिटेन किसने जीता? ये भी कैरिन ने जीता। ब्रिटेन के बिली जैकेट के ग्रेट हैरिस को हराया है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, तो एटीपी के फुल फॉर्म में स्थापना कब हुई थी भाई? 1972 में इसकी स्थापना की गई है। एटीपी पेशेवर पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का क्या है? आयोजन करता है। एटीपी ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विलम्बडन, यूएसए ओपन का भी आयोजन नहीं करता है। मुख्यालय कहाँ है भाई? लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, जो भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए क्लास आप जरूर देखें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है? अमेरिका ने, जापान ने, चीन ने और रूस ने। तो किसने कहा भाई? अमेरिका ने कहा है। अमेरिका ने कहा है कि भारतीय आयातित शुल्क पर भी क्या लगाया जाएगा? टैरिफ लगाया जाएगा। हाल ही में उन्होंने चीन पर 10%, मैक्सिको और कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाए हैं। इसलिए भारत ने एक मंत्रिय स्तर की समिति का गठन किया है, ठीक है। बात अमेरिका की है, तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने आयातित भारतीय वस्तुओं पर पारस्परिक शुल्क लगाने को कहा है। इसके बाद भारत सरकार ने पारस्परिक शुल्क के प्रभाव अध्ययन करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय पैनल का क्या किया है? गठन किया है। दोनों देशों को 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना? 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पारस्परिक शुल्क या पारस्परिक टैरिफ का मतलब यह है कि दूसरे देशों से आने वाले उत्पादों को उतना ही टैरिफ लगाना जितना कि वह अपने उत्पाद पर लगाते हैं। अमेरिका से संबंधित करंट अफेयर में अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ का आदेश दिया है, और मैक्सिको और कनाडा पर 25%। तुलसी गबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में क्या है? चुन लिया गया है। और भारत F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट अमेरिका से खरीदेगा। और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से क्या हो गया है? अलग हो गया। ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से। हाल ही में अमेरिका ने किस पर बैन लगाया? टिकटॉक पर बैन लगाया है। नेक्स्ट सवाल है, भारत और किस देश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है? श्रीलंका, भूटान और नेपाल और बांग्लादेश। तो किसके साथ भाई? बांग्लादेश के साथ नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है। और बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा है भाई? 4096 किलोमीटर सीमा। कितनी? 4096 किलोमीटर सीमा, जिसमें लगभग 864 किलोमीटर क्या बाढ़ लगी हुई है। भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच द्विवार्षिक महानिदेशक स्तरीय की वार्ता सफलतापूर्वक क्या हो गई है? संपन्न हो गई है। इस बैठक में सीमा सुरक्षा मजबूत करने और नई संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारत और बांग्लादेश में 99 नए स्थान 70-72 किलोमीटर सीमा बाढ़ निर्माण के लिए क्या किए हैं? चिन्हित किया गया है।
पहले से चल रहे 92 स्थानों में 95.8 किलोमीटर पर बाढ़ का निर्माण जारी है। कितनी है भाई? 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश सीमा में, 864 किलोमीटर अभी बिना बाढ़ के। ध्यान रखना इनमें से भारत में 5 राज्य जिसमें बांग्लादेश की सीमा साझा करते हैं: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भारत की बांग्लादेश सीमा के साथ क्या है? सुरक्षा करता है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? शांतनु नारायण पारायण को, लक्ष्मण नरसिम्हन को, अरविंद कृष्णा को और समीर कनोडिया को। तो किसे किया गया भाई? समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025। ल्यूमिना डेटामेटिक्स के एमडीओ सीईओ समीर कनोडिया को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स के 23वें संस्करण में सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से क्या किया है? सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उनके दूरदर्शी नेतृत्व, इनोवेशन के लिए प्रदान किया गया है। हाल ही में किए गए पुरस्कार देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से क्या गया है? सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य जैकी है 2025 की। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माधव गॉडगिल को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 से सम्मानित किया गया। विनीसियस जूनियर्स को फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। एथेना बोनामाटी को फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार 2024 और 70वें बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया है। सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और दीपावली देशपांडे को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो किसके साथ किया भाई? मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। बात मध्य प्रदेश की है। राजधानी भोपाल और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या है? सीएम हैं और मंगू भाई सी पटेल वहाँ के क्या है? राज्यपाल। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने थार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और राज्य के 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन इस समझौता 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 के दौरान औपचारिक रूप दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड SCCI एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। 20 सितंबर 2011 को इसकी क्या हुई है? स्थापना की गई है। ये भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका मकसद देश में सौर ऊर्जा का विकसित करना और सौर ऊर्जा व्यापक इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और राजनयिक एक साथ आए हैं। इसका आयोजन 24 से 25 फरवरी 2025 में किया गया। उद्देश्य है मध्य प्रदेश में निवेश और उद्योगों के नए अवसरों को क्या करना है? खोजना है। नेक्स्ट सवाल है, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस 25 फरवरी को, 24 फरवरी को, 22 फरवरी को और 27 फरवरी को। तो कब मनाया गया भाई? 27 फरवरी को मनाया गया है विश्व एनजीओ दिवस। कब मनाया गया भाई? 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया है। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस 27 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को और सराहना के लिए मनाया जाता है। कि थीम टेप की बात, एक सतत भविष्य के लिए जमीनी स्तर के आंदोलन को सशक्त बनाना। मराठी भाषा गौर दिवस भी कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को मनाया जाता है। मराठी भाषा गौरव दिवस या मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। महाराष्ट्र सरकार के कुसुमाग्रज के जन्म दिवस 27 फरवरी को मराठा भाषा गौरव दिवस के रूप में मनाना क्या है? ऐलान किया है। ये दिन मराठी भाषा का साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मराठी भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और 2024 को मराठी भाषा को क्या शास्त्रीय भाषा का भी दर्जा दिया गया है। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाए गए हैं। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता लिमिटेड दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में लागू किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक। तो कहाँ किया गया भाई? तेलंगाना में किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई है। बात तेलंगाना की है। राजधानी क्या है? हैदराबाद। क्या राजधानी? हैदराबाद है। रेवत रेड्डी वहाँ के सीएम है। तेलंगाना सरकार ने 2025-26 के शैक्षणिक सेशन से राज्य के सभी बोर्ड से संबंधित स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य विषय बनाने का आदेश जारी किया है। अब तक 10वीं तक की स्कूलों में तेलुगु अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएगी। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की सबसे बड़ी भाषा है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में आधिकारिक भाषा है। तेलुगु को कब भाई? 2008 में भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा, शास्त्रीय भाषा क्या की है? घोषित की गई है। तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापना, राजधानी हैदराबाद। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। मुख्यमंत्री ए रेवत रेड्डी। विधानसभा की सीटें 119, विधान परिषद 40 और राज्यसभा 7 और लोकसभा 17 सीटें। हाल ही में किस देश को टॉकिंग की खाड़ी की आधार रेखा निर्धारित की गई है? फिलीपींस ने, वियतनाम ने, ताइवान और इंडोनेशिया में। तो वियतनाम और चीन के बीच की जो रेखा है, कौन सी खाड़ी? टैंगिंग की खाड़ी दोनों के बीच में है। इन पर आधार रेखा निश्चित की गई है। 2000 में इसके बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। वियतनाम और चीन ने साल 2000 में टॉकिंग की खाड़ी की सीमा तय करने के लिए समझौता किया था। 1 मार्च 2024 को टोंगिंग की खाड़ी उत्तरी हिस्से में अपनी आधार रेखा तय करने की क्या की? घोषणा की थी। इसके बाद वियतनाम ने टोंगिंग की खाड़ी की अपनी आधार रेखा तय की है। ये दक्षिण चीन सागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह खाड़ी उत्तरी वियतनाम और चीन के वांसी प्रांत और नॉन द्वीप से घिरी हुई है। चीन ने इसे बेवडू खाड़ी और बो खाड़ी भी कहा जाता है। नोमी और बेकाइंस खाड़ी में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां तेल खोज करी है। वियतनाम की बात की जाए तो भारत की ओएनजीसी भी वहाँ तेल निकालती है। सबसे पहले मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में चाइना दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। तो मनमोहन सिंह ने वहाँ अभ्यास के नाम पर नेवी को भेज दिया था। फिर वहाँ पीछे ओएनजीसी को भेज दिया था। फिर उसने वियतनाम को क्या बरमोस भी दे दिया था। ये बात है। तो बरमोस देने के बाद वियतनाम और चाइना, बरमोस एक ऐसी है जो रेडार में नहीं आती है और 300 किलोमीटर की रेंज है। इसके रेंज में आते हुए अपने आप ही क्या फायर हो जाएगी। अब वहां पर क्या 50-50 है, तेल निकालो 50% वियतनाम को और 50% भारत को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सिख विरोधी दंगा मामले में किससे आजीवन कारावास की सजा सुनेगी? है कमलनाथ, शशि थरूर, सज्जन सिंह कुमार और राहुल गांधी। तो किसे भाई? सज्जन कुमार को। 31 अक्टूबर 1984 को सिख दंगे हुए थे। कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी इसी दिन। कब हुई थी इंदिरा गांधी की हत्या? हुई थी उसी के कारण। उनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो क्या थे? सिख थे। इसी कारण दिल्ली में सिख दंगे हुए थे, जिसमें सज्जन सिंह की भूमिका अहम थी। 40 साल बाद इसका एक फैसला आया है। तो सज्जन सिंह को क्या मिला भाई? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। इसकी सजा? आजीवन कारावास की सजा मिली है। दिल्ली एक न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान एक व्यक्ति और उसकी बेटे की हत्या के मामले पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सिख विरोधी दंगों के 40 वर्ष बाद ये निर्णय आया है। 80 वर्ष से सज्जन कुमार को पहले ही दंगों के जुड़े एक अन्य मामलों के आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेज ने हत्या और आगजनी, लूटपाट और सज्जन कुमार की संलिप्तता की पुख्ता सबूत पेश किए हैं। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी हत्या बेद सिंह और सतवंत सिंह ने की थी। ये गार्ड सिख थे और घटना के बाद दिल्ली में कई इलाकों पर सिख के खिलाफ दंगे और भड़क गए थे। इन दंगों की जांच के लिए सरकार ने कौन सा आयोग बनाया था भाई? नानावटी आयोग बनाया था। कौन सा आयोग? नानावटी आयोग बनाया गया था। इस देश के वैज्ञानिक को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाए हैं? भारत, अमेरिका, फ्रांस और जापान। तो किसने बनाया भाई? भारत ने बनाया है। भारत ने चंद्रयान-3, कौन सा भाई? चंद्रयान-3 चंद्रमा के कौन से भाई? दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर, जो चांद का क्या है, अंधेरे भाग पर लैंड किया था।
जो चांद के अंधेरे भाग पर लैंड करने वाला यान भारत का, क्या भारत कौन सा देश है? पहला देश है। और चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाले किसने उतरा यान? तो वो है अमेरिका। सबसे पहले, अगर सबसे पहले बात करें चंद्रमा पर यान उतरा तो वो है अमेरिका। और दक्षिणी ध्रुव की बात करें, चंद्रमा के अंदर भाग पर सबसे पहले किसने यान उतरा? वो है भारत। और अभी तक अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान है जो चांद पर अपने यान उतारे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इस मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये नया मानचित्र चंद्रमा की सतह को स्थलाकृति गड्ढों और निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। शोध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो के इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल सिस्टम प्रयोगशाला ने क्या किया है? सहयोग किया है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला देश में अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश है वो है अमेरिका। और चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतरने वाला पहला देश है तो वो कौन है? भारत। और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले क्या है? पहले व्यक्ति हैं। और 2024 में चीन ने दुनिया का पहला ऐसा देश बन गए हैं जो चंद्रमा के अंदर हिस्से से सैंपल लाने में क्या रहा है? सफल रहा है। नेक्स्ट है भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो कहाँ बनाया जाएगा भाई? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। एनजी गुल्डर को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के इनवेटिंग रॉक्स के पास समुद्र के डुबोकर अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा। एनएस गोल्डर भारत की कैम्बेर क्लास लैंडिंग शिप है जिसका निर्माण पोलैंड में 1985 में इंडियन नेवी के सभी 2024 में रिमिशन किया गया था। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के आदिन चुलूर में। उत्तर प्रदेश अयोध्या पर बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली। नाम है युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा हरियाणा के राखी गढ़ी में। इसरो के नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया। पार्क देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रह खुलेगा केरल के अल्लापुला में। और भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्र संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पर खुलेगा भाई? हैदराबाद में। और देश का पहला फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? मंसूरी में। और भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीद पार्क का उद्घाटन का इंडिया में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है देश का पहला नौसैनिक शौर्य संग्रहालय बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? हैदराबाद में। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तिरुवनंतपुरम में। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में। देश का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में। और भारत का पहला चिकित्सा संस्था का संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय उद्घाटन बाई पीएम मोदी महाराष्ट्र के वाशी में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। और नितिन गडकरी ने कहा जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया वो है पुणे में। सूचना के अधिकार आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी? राजस्थान के ब्यावर में। कहाँ पर? राजस्थान के ब्यावर में रखी जाएगी। नेक्स्ट सवाल है हाल ही में पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया? उनका नाम क्या है? ब्लू डेस्क, ग्रीन हार्ट लैम्प और ब्लैड वर्ड। तो क्या नाम है भाई? हार्टलैंड वार्ड है। क्या है भाई? पहली कन्नड़ पुस्तक जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए क्या गया है? सूचीबद्ध किया गया है। कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक की लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प जिसका दीपा भास्ती ने अंग्रेजी अनुवाद किया है को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये पहली बार है जब किसी कन्नड़ शीर्षक को पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरस्कार कबड्डी चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? रेलवे, उत्तर प्रदेश, सर्विसेज और ओडिशा।
तो किसने जीता भाई? सर्विसेज टीम ने जीता है। किसने जीता है? सर्विसेज टीम ने जीता है। अब है आज के दिल्ली रोज जीके फैक्ट में क्या भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक जिसमें पहला कौन सा भाई? ताजमहल। कहाँ पर है? आगरा में। 1983 में यूनेस्को धरोहर स्थल में क्या घोषित किया गया? किसे? ताजमहल को। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिण तट पर एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। लाल किला कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली के मध्य स्थित बलुआ पत्थर से बना क्या एक विशाल किला है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनाया था। 1983 में इसके भी यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या घोषित किया गया? कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में 12वीं शताब्दी के दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। किसे भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार परिसर में साल 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चट्टानों को काटकर एक बनाए गए 30 बौद्ध गुफा मंदिरों का क्या है? समूह है। इन गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व बीच में बना हुआ है। अजंता की गुफाओं को भी 1983 में विश्व धरोहर में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ध्यान रखना। अब है आज का होमवर्क जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। फरवरी 2025 में किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ये आंसर आपको किस में देना? कमेंट बॉक्स में देना। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, तो आप लोग भी जरूर दें। तो अब देख लेते हैं 26 फरवरी के करंट अफेयर को क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 फरवरी को। हाल ही में 2024 में विश्व के सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने पहले स्थान पर कौन रहा? तो कौन रहा भाई? भारत रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो ये बिहार में जारी की गई है। हाल में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाए हैं विराट कोहली ने। हाल ही में किस राज्य ने जुमई मंदिंगनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो वो कहाँ किया गया भाई? असम में किया गया है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सी इस पर है? तो ये है अमेरिका। हाल ही में किस हवाई अड्डे की प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गए हैं? तो मोपा एयरपोर्ट गोवा को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा ने। हाल ही में किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस की घोषणा की है? तो वो है बांग्लादेश ने। हाल ही में किसे वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया भाई? निधि कर को सम्मानित किया है। आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या रखी थी? वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया भाई? भोपाल में किया है। हाल में किसे ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। तो उनका क्या नाम भाई? मायाधर राउत। फेब 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा पैर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो कहाँ किया भाई? पश्चिम बंगाल में। तो अब है कल के होमवर्क का आंसर क्या देख लेते हैं। हाल ही में कहा 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पर बनाया भाई? खजुराहो में बनाया है। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास पसंद आ रहे थे लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।